हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस रॉकिंग से बैच में, जहां पर मैं आकाश श्रवण आप सभी को हर बार की तरह आज फिर पढ़ाऊंगा फिजिक्स। तो सबसे पहले बताओ कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत मन होता होगा, आप लोगों का बहुत 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 एक्साइटमेंट होता होगा कि आप यहाँ पर आंसर दें लाइव चैट में। पर यार दिक्कत है ना, लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, यूट्यूब पर क्लास आ रही है। तो कोई बात नहीं, बढ़िया रहो, मस्त रहो, खुश रहो, मजे में रहो। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो मैं आकाश श्रवण आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ उदय के इस बैच में, जहां पर आप और मैं मिलकर बनाएंगे एक और एक 12, 11 नहीं बनाते, एक और एक 12। तो क्या आप सभी को मेरी आवाज दिखाई दे रही है या नहीं? अगर आप सभी को मेरी आवाज दिखाई दे रही है तो आपको मेरी वीडियो सुनाई दे रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। अब पहली बात, आज की क्लास में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। बच्चों याद करो, मैंने पिछली वाली क्लास में आपसे कहा था कि अब हम ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं, अब हम ग्रेविटेशन की सारी बातें खत्म कर चुके हैं। तो आज हम ग्रेविटेशन से कुछ एडवांस पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन से कुछ आगे की बातें पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ये हम सीख चुके हैं। उसके बाद हम कैप्लर नाम के वैज्ञानिक की बात करेंगे। अब कैप्लर नाम के वैज्ञानिक ने इस अंतरिक्ष के जो प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट से संबंधित कुछ नियम दिए, आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो बच्चे, आज के कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं? सबसे पहला हम टॉपिक कवर करने वाले हैं मुक्त पतन को। किसे कवर करने वाले हैं बच्चे? मुक्त पतन। अंग्रेजी में से कहते हैं फ्री फॉल, फ्री होकर फॉल हो जाना। वैसा वाला फ्री नहीं कि एक पे एक फ्री, वैसा वाला फ्री नहीं। फ्री मतलब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दिक्कत के गिर जाना, ये कहलाता फ्री फॉल। बताऊंगा अभी, रुको जरा, सब्र रखो। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चे गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर गति, वर्टिकल मोशन हम पढ़ेंगे किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैप्लर के नियम। ऐसा कहते हैं कि कैप्लर नाम के वैज्ञानिक ने ग्रहों के मोशन के, जो प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स के मोशन से संबंधित कुछ नियम दिए, जिन नियम के आधार पर, सुना ध्यान से, जिन नियम के आधार पर उन्होंने क्या करा, प्लैनेट्स के रोटेशनल मोशन से, प्लैनेट के घूमने वाले मोशन से रिलेटेड कुछ नियम दिए, रोटेशनल, सर्कुलर, इन सारी बातों को साइड में रखकर उन्होंने कुछ नियम दिए। इस नियम के आधार पर न्यूटन ने जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम निकाला ना, उस नियम के आधार पर उन्होंने उस नियम में, मतलब न्यूटन साहब के नियम में उन्हें बहुत मदद मिली। न्यूटन साहब ने कैप्लर के नियम से बहुत सारी जानकारी निकाली और उसी जानकारी के आधार पर उन्होंने दिया था एक नियम, जैसे कहा था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। उसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण वाले नियम के टॉपिक को एक बार रिवाइज कर आए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? तो आज के जो टॉपिक्स होने वाले हैं, टॉपिक कौन कौन से? मुक्त पतन, गुरुत्वाकर्षण के अधीन मुक्त ऊर्ध्वाधर गति और कैप्लर के नियम। बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है अंतरिक्ष की बातें जानने में कि अंतरिक्ष में क्या क्या है, जादू नाम का व्यक्ति कहाँ रहता है, क्या अंतरिक्ष में एलियंस है। आज वो बातें हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा पाठ नहीं है। मैं थोड़ी ना कोई, तो मैं किसी और प्लैनेट से आया हुआ बंदा लग रहा हूँ, मैं तो यहीं का हूँ। अपन सारे लोग हैं ना, किसी और प्लैनेट के लोगों के लिए एलियंस होंगे, ठीक है। तो वो अपने को क्या बोलते होंगे? एलियंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब सबसे पहला टॉपिक मुक्त पतन। सबसे पहला टॉपिक क्या कहलाएगा बच्चे? मुक्त पतन। मुक्त मतलब फ्री फॉल। मुक्त पतन का मतलब क्या हो गया बच्चे? फ्री फॉल। अब पहली बात, फ्री फॉल होता क्या है? मान लो आपको मैं बहुत ऊंचाई पर ले जाता हूं। आपको मैं जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टॉवर है, उस टॉवर पर ले जाता हूं और वहां से बोलता हूं कि भाई साहब, ये एक पत्थर पकड़ो और उस पत्थर को नीचे छोड़ दो। आप एक पत्थर पकड़ो और वो पत्थर को क्या कर दो? नीचे छोड़ दो। तो वो जो पत्थर नीचे गिर रहा है ना, वो है फ्री फॉल। उसका जो मोशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? फ्री फॉल। शर्त ये है कि जब पत्थर नीचे गिर रहा है तो हवा उसे ऊपर फेंकती है। भाई सिंपल सी बात है, मैं आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। 2 कागज लेना, 2 कागज, एक कागज का बंच बना लेना, एक कागज का बंच बना, एक कागज को नॉर्मल छोड़ना। जब आप बंच बनाओगे और नॉर्मल कागज को, तो नॉर्मल कागज ऐसे तैरता और बंच सीधा गिर जाएगा। अब ये नॉर्मल कागज ऐसे तैरता क्यों आ रहा है? क्योंकि हवा उसे तैरा रही है, हवा उसे तैरने पर मजबूर कर रही है। तो बच्चे, यहां पर जो फ्री फॉल है ना, यहां पर जब हम बात करते हैं मुक्त पतन की, जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? कि किसी भी प्रकार का प्रतिरोध ना हो। किस बात का ध्यान रखोगे बच्चे? कि किसी भी प्रकार का प्रतिरोध ना हो। यदि किसी प्रकार का प्रतिरोध आ जाता है, एग्जाम्पल के लिए उस वस्तु को हवा रोकने लगती है, तो यार वो वस्तु फ्री फॉल कैसे करेगी यार? मुक्त पतन कैसे करेगी? ठीक है। अगर
अगर अगर अगर किसी भी प्रकार का प्रतिरोध ना हो तभी फ्री फॉल पॉसिबल है। अब आप फील करो ना यार, आप किसी पत्थर को ऊपर से नीचे फेंकते हो, लेकिन बहुत तेज हवा चल जाती है तो पत्थर थोड़ा सा स्लाइड मूव हो जाएगा ना, तो उसका मोशन फ्री फॉल कैसे हुआ? तो फ्री फॉल मुक्त पतन की पहली कंडीशन क्या है बच्चे? पहली कंडीशन क्या है कि प्रतिरोध की अनुपस्थिति होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? प्रतिरोध की अनुपस्थिति, किसी भी तरह का कोई प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। आपने बचपन में कार्टून जरूर देखे होंगे, आपने बचपन में टॉम एंड जेरी जरूर देखा होगा। अब भाई साहब टॉम को या फिर जेरी को टॉम भाई एक मुक्का मारते हैं तो टॉम भाई ऊपर पहुंच जाते हैं, बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, और बहुत ऊपर पहुंचने के बाद फिर वो नीचे गिरते हैं। बहुत ऊपर पहुंचने के बाद वो क्या होते हैं? फिर नीचे गिरते हैं। बहुत ऊपर पहुंचने के बाद फिर वो नीचे गिरते हैं। अब उनका नीचे गिरना ही कहलाता है मुक्त पतन। अब उनका नीचे गिरना ही कहलाता है मुक्त। शर्त क्या है? शर्त इकलौती है, शर्त किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। यदि प्रतिरोध होगा तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, वो गड़बड़ जरूर 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 आपको दिक्कत देगी। पर हम अब यार इस चीज को तो हम नेग्लेक्ट करते हैं, इस चीज को हम मान ही नहीं कि किसी प्रकार का प्रतिरोध है। तो जब भी हम मुक्त पतन की बात करेंगे, जब भी हम फ्री फॉल की बात करेंगे, तो इन बातों को दिमाग में रखेंगे कि किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं है। यदि हम प्रतिरोध मान लेंगे तो उस प्रतिरोध के विपरीत एक बल हमें लगाना पड़ेगा। परंतु हम 9th क्लास में छोटू से बच्चे हैं, तो हम छोटू से बच्चे हैं ना, इन छोटू से बच्चों को सिर्फ जो मुक्त पतन है, फ्री फॉल, उस कंडीशन में पढ़ना है जिस कंडीशन में किसी भी प्रकार के प्रतिरोध को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, किसी प्रकार के प्रतिरोध को हम मानेंगे। एग्जाम्पल, अब भाई वापस हम दुनिया के सबसे बड़े टावर की तरफ चलते हैं। तो हम लोग मान लो कि हम दुनिया के सबसे बड़े टावर पर खड़े हुए। अब भाई ऐसा होता है ना, हम लोग दो फ्रेंड्स खड़े हुए हैं, ए मेरे हाथ में एक पत्थर है, ए मेरे हाथ में भी एक पत्थर है, चल अपन पत्थर फेंकते हैं, किसका पत्थर पहले जाता है। ऐसा किया है, ऐसा किया है। अब आप लोग पत्थर फेंकते हो, वो भी पत्थर फेंकता है, ये भी पत्थर फेंकता है, लेकिन फाइनली कोई कंक्लूजन ही निकलता, फाइनली कोई हल ही नहीं निकलता कि किसका पत्थर पहले गया। फिर होती है लड़ाई, मेरा पत्थर पहले गया, वो कहता है नहीं मेरा पत्थर पहले गया, वो कहता है नहीं मेरा पत्थर पहले गया, वो कहता है नहीं मेरा पत्थर पहले गया। यार 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 यार, है ना दिक्कत, है ना दिक्कत, है ना दिक्कत। अब वहां पर होता क्या है कि अगर हवा चल जाती है तो लड़ लेते हैं, ए भाई हवा चल गई थी इसलिए मेरा पत्थर धीरे हो गया, नहीं तो मैं जीत गया था। ऐसा हुआ होगा आपके साथ। तो भैया मुक्त पतन तभी आप मानोगे जब प्रतिरोध नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चे? प्रतिरोध। अब पहली बात, आप किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर, मतलब जमीन से ऊपर लेकर गए, तो वो नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? सवाल में दम है, सवाल में दम है, सवाल में दम है। सवाल क्या कहता है कि किसी भी वस्तु को आप ऊपर लेकर गए, ये रही हमारी पृथ्वी, ठीक है, आप किसी वस्तु को यहां रखते हो, यहां पर, तो भाई साहब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण कहां चला आएगा? पृथ्वी के केंद्र की ओर। कहां चला जाएगा बच्चे? पृथ्वी के केंद्र की ओर। और जब इस पर किसी तरह की रोक टोक, किसी तरह का ऐसे कोई रोकने वाला नहीं है, ये मुक्त है, ये फ्री है, ये गिरता जा रहा है सीधा। तो इस प्रकार के, देखो मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं, इसके लिए मुझे अपनी बोतल की कुर्बानी देना पड़ेगी, सुन रहे हो, है ना। ये लो भाई, बोतल को मैंने छोड़ दिया, बोतल नीचे जा रही है, मैं नीचे से पकड़ दे रहा हूँ, बोतल को छोड़ दिया, बोतल नीचे जा रही है, बोतल को छोड़ दिया, बोतल नीचे जा रही है। बोतल का जो गति है ना, बोतल का जो मोशन है, इसे हम कहेंगे फ्री फॉल। हम मोशन क्या कहेंगे बच्चे? इससे क्या कहेंगे? फ्री फॉल, ठीक है। इस मोशन को क्या कहेंगे? अब बोतल हाथ में आई है तो पानी पी ही लेता हूँ, अब इतना मेहनत हो रही है तो पानी पी ही लेता हूँ। तो बच्चे जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, अच्छा ये खतरनाक हो सकते हैं, इन सभी खेलों को दोहराएं ना आप, ये सारे एक्सपेरिमेंट अगर करें तो पहली बात तो इतनी ऊंचाई पर आप जाए ना, खतरनाक हो सकता है। दूसरा, अगर करें ना तो कागज से करना, पत्थर से मत करना भाई। देखो अब ये बोतल है, इस बोतल को मैं ऊपर पकड़ा हुआ हूं, तो मैंने इसको छोड़ दिया तो ये बोतल कहाँ आई? नीचे की तरफ आई। तो इसका जो मोशन होगा ना, इसकी जो गति होगी वो कहलाएगी मुक्त पतन, फ्री फॉल। इसको क्या कहेंगे बच्चे? ये बॉडी किस में है? फ्री फॉल में। ये बॉडी किस में? फ्री फॉल में। आपने देखा होगा अक्सर कि कोई वस्तु ऊंचाई से गिर रही है, कोई भी वस्तु ऊंचाई से गिर रही है, तो जैसे जैसे ऊंचाई से गिरती जाती है ना, उसका वेग परिवर्तित होता जाता है, वेग उसका बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी के पास आती जाएगी, बल का मान बढ़ता जाएगा, और बल का मान बढ़ेगा तो F = mg, जी का मान परिवर्तित होता जाएगा। तो बच्चे देखो, वेग क्या होता जाता है? नीचे की तरफ गिरने पर उस वस्तु का परिवर्तित होता जाता है। और जब भी कोई वस्तु फ्रीली गिर रही है, जब भी कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे की ओर गिरती है, तो इसके जो वेग में परिवर्तन होता है, सही पकड़े हो, क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहलाता है बच्चे? गुरुत्वीय त्वरण। और इसका जो मान होता है वो मान कितना होता है? 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर।
कितना होता है बच्चे इसका मान 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, इससे याद रखना, इसे हमेशा आप याद रखेंगे कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊंचाई से नीचे की तरफ छोड़ते हो तो पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींचती है। अच्छा, एक भाई साहब थे, मेरे मित्र थे, वो किसी और संकाय के थे, वो किसी और सब्जेक्ट के थे। अपन तो विज्ञान वाले हैं, बाल की खाल निकालने में मजा आता है अपने को। अब वो भाई साहब से मैंने बोला कि यार तुम जमीन पर बैठे हो, जमीन पर बैठे बैठे एक पत्थर को ऐसे उठाओ और पत्थर को तुम छोड़ते हो तो पत्थर नीचे क्यों जाता है। तो उन भाई साहब का क्या कहना था, अब आप कहानी सुनना है ना। अब वो कहते हैं कि भैया वो जो पत्थर है ना, वो पत्थर तो वहीं रुका हुआ है, पृथ्वी उसकी तरफ चल के आ गई। न्यूटन साहब अगर ये बात सुनते तो वो जीते जी एक बार फिर से मर जाते। ठीक है, बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट था भाई। वो ऐसे लोगों से बचकर रहें, ऐसे लोगों से संभल कर रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि यही चीज आपको बचा सकती है। ठीक है, चलो बच्चा देखो, अब क्या कह रहा था मैं कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर फ्रीली गिरती है, जब भी कोई वस्तु बिना किसी रोक टोक के ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, तो याद रखना उसका जो त्वरण होता है, उसके जो वेग में परिवर्तन होता है, वो इस दर से होगा। कितना होगा? 9.8 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर की दर से। किस दर से होगा बच्चे? अच्छा, एक बात और, ये जो मान है ना, ये समुद्री सतह पर है और ये पृथ्वी पर हर जगह बदलता रहता है। बहुत छोटा सा परिवर्तन होता है इसमें, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। 9.83 9.88 हो जाता है, इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। तो हम एक 9.8 स्टैंडर्ड वैल्यू मानकर चलते हैं। एक चीज और अब मुझे याद आ रही है बातें, तो मैं बता ही देता हूं भैया। इस बॉटल को देखना, मैंने इस बॉटल को छोड़ा तो ये बॉटल नीचे आई। देखना, मैंने इस बॉटल को छोड़ा तो ये बॉटल नीचे आई, मैंने इस बॉटल को छोड़ा तो ये बॉटल नीचे आई। तो जब भी कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, जब भी कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, तो देखो उसका रास्ता, वो सीधे मार्ग पर चल रही है। कैसी चल रही है बच्चे? सीधे मार्ग पर चल रही है। तो जब भी कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसका जो मार्ग होता है वो कैसा होता है बच्चे? सरल रेखीय। वो कैसा होता है बच्चे? सरल रेखीय। कैसा होता है बच्चे? सरल रेखीय। तो बच्चा, जब भी मैं किसी पिंड को छोड़ूंगा तो वो पिंड नीचे की तरफ आएगा, और कैसे रास्ते को फॉलो करते हुए आएगा? तो उसका जो रास्ता होगा वो होगा सीधा। किस तरह के मार्ग को फॉलो करता है? सीधा। शर्त एक ही है, हाँ, क्योंकि अगर हवा चल गई तो ये ऐसे 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 घूमता आएगा, तो हमारे काम का ही नहीं है। ठीक है, तो शर्त एक ही है, जब भी कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही होगी तो वो सीधे मार्ग को फॉलो करती हुई आएगी। कैसे मार्ग को फॉलो करती हुई आएगी? सीधे मार्ग को फॉलो करती हुई आएगी। और जब वो सीधे मार्ग को फॉलो करती हुई आएगी तो हम यहाँ पर हमारी फिजिक्स लगा सकते हैं, हम यहाँ पर हमारी फिजिक्स लगा सकते हैं, और उस फिजिक्स के बहुत सारे नियम हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब उन नियम के बारे में हम वक्त आने पर, मतलब कुछ देर से हम इनके बारे में डिटेल के साथ समझेंगे। आप एक बात याद रखना, मेरा वजन 2000 किलो है। मेरा वजन कितना है? 2000 किलो, है ना। मेरा वजन कितना है? 2000 किलो। और मेरा एक मित्र है, उसका वजन है 50 ग्राम। कितना है बच्चे? 50 ग्राम। अब भाई साहब, हम दोनों छत पे खड़े हो गए और हम दोनों छत से कूद जाते हैं। हमारे पास पर है ना, हमारे पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। हम लोग छत से क्या हो जाते हैं बच्चे? कूद जाते हैं। तो पता है एक बात, मेरा वजन कितना था? 2000 किलो, और मेरे मित्र का वजन कितना था? 50 किलो। तो 2000 किलो का हूं या 50 किलो का हूं, हम दोनों ऊपर से नीचे की ओर गिरे। आंसर देना, कौन पहले गिरेगा? मैं ना लग यही रहा है ना। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, थोड़ी सी ऊंचाई से ऐसे जमीन पर खड़े हुए ना, एक पत्थर पकड़ना और एक कागज पकड़ना, दोनों का बंच बना लेना और दोनों को ऐसे छोड़ देना। अब आप अभी कर सकते हो ये चीज, अभी आप क्लास में, हाँ अभी सोच रहे हो ना, अभी आप उठो और ये करके देखो, पॉज करके जाओ वीडियो और करके देखो। एक पत्थर पकड़ना और एक कागज पकड़ना, दोनों को साथ छोड़ देना। आपके अनुसार पत्थर पहले गिरना चाहिए और कागज बाद में गिरना चाहिए। शर्त ये है कि ये जो डब्बे में ऊपर लिखी है ना कि प्रतिरोध की अनुपस्थिति, तो हवा नहीं चलना चाहिए रूम में। अगर आपने नीचे से पंखा लगा दिया और आप सोचो कि नहीं यार, फिर वो तो पत्थर ही नीचे तेज गिरेगा। ठीक है, तो बच्चे देखो, अगर किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं हो, किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं हो ना, तो हर वस्तु एक साथ गिरे। हर वस्तु कैसे गिरे? चाहे वो भारी हो, चाहे वो हल्की हो, डजेंट मैटर, वो सारी की सारी वस्तुएं एक साथ गिरे। देखो अपन देखते हैं कैसे। आपने गुरुत्वाकर्षण त्वरण का, गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र पढ़ा है। सूत्र क्या था बच्चे? Gm/r²। ठीक है, जहां पर G का मतलब क्या है? G का मतलब, स्मॉल g की बात करो मैं, छोटे वाले g का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण। कैपिटल G का मतलब क्या है? कैपिटल G का मतलब है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जिसका मान 6.67 × 10⁻11। m पृथ्वी का द्रव्यमान, कैपिटल M का मतलब क्या? पृथ्वी का द्रव्यमान। और r पृथ्वी की त्रिज्या। इस सूत्र में कहीं भी वस्तु का मास आया? कहीं पर वस्तु का द्रव्यमान आया? जब इस सूत्र में वस्तु का द्रव्यमान है ही नहीं, तो गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड ही नहीं करता। ये वस्तु
वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता। अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा हो, किसी वस्तु का द्रव्यमान कम हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो सारी की सारी वस्तुएं एक साथ गिरेंगी। क्या होगा? वो सारी की सारी वस्तुएं कहां गिरेंगी? एक साथ गिरेंगी। और इस फिनोमिना को कहा जाता है फ्री फॉल। इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है बच्चे? मुक्त पतन। इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है बच्चे? फ्री फॉल। आप ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। याद रखना, जब भी फ्री फॉल होगा तो मार्ग कैसा होगा? सरल रेखीय। उस वस्तु का मार्ग कैसा होगा बच्चे? सरल रेखीय। ठीक है, कैसा होगा बच्चे? सरल रेखीय। ठीक है, उसके बाद हर द्रव्यमान का आकार, अगर हर द्रव्यमान का पिंड अगर एक साथ छोड़ा जाता है, चाहे ज्यादा द्रव्यमान का हो चाहे कम द्रव्यमान का हो, यदि उन्हें आपने एक साथ छोड़ा है तो वो एक साथ जमीन पर गिरेंगे। सबूत आपके सामने है, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में किस पर निर्भर नहीं करता? वो किसी भी स्थिति में निर्भर नहीं करता किस पर? वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है, याद रखेंगे। अब गुरुत्वीय त्वरण से मतलब मुक्त फॉल से संबंधित कुछ बातें हम करते हैं। जैसे कि बच्चों मान लेते हैं, हम अभी कुछ देर पहले पढ़कर आए कि यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, मान लो ये रही वो वस्तु और ये वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, तो यदि कोई वस्तु ऊपर से पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ती है तो वो सीधे मार्ग पर गिरेगी। और यदि वो सीधे मार्ग पर गिरेगी तो हम यहाँ पर हमारी फिजिक्स लगा सकते हैं, यहाँ पर हम हमारी कैलकुलेशन लगा सकते हैं, और ये कैलकुलेशन ही आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे। ये जो कैलकुलेशन है ना, यही आपको न्यूमेरिकल्स बड़े सिंपल से यार। जिसने गति के समीकरण पढ़े हुए ना, उसके लिए सारी बातें बहुत आसान है। अब देखो बेटा ध्यान से, ये वस्तु यहां रखी थी, गिरकर कहां आ जाएगी? यहां पर। गिरकर कहां जाएगी बच्चे? यहां पर। ठीक है, तो भाई साहब इसने ये जो दूरी तय करी, ये क्या होगा? इसका विस्थापन। अरे उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे तो कहते हैं विस्थापन। अरे यार, ये जो विस्थापन है वो विस्थापन किसके बराबर हो गया? इसकी ऊंचाई के। किसके बराबर हो गया बच्चे? ऊंचाई के। ये लो भाई, ये बात लिखी हुई है। जब कोई वस्तु, देखो यहां से मैं गिरा रहा हूं, यहां से मैंने छोड़ा तो ये यहां आकर रुक गई, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी तय करी, ये दूरी क्या है? इसका विस्थापन। ये दूरी क्या है बच्चे? इसका विस्थापन। तो यदि हम लीनियर मोशन की बात करते हैं, यदि हम रेखीय गति की बात करते हैं, तो दूरी ऐसी होती है, और इस स्थिति में इसी दूरी को क्या कहा जाता है? ऊंचाई कहा जाता है, और कुछ नहीं। इसी दूरी को क्या कहा जाता है बच्चे? ऊंचाई कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब भाई साहब, किसी वस्तु को मैं सरल रेखी गति कराता हूं, किसी भी वस्तु को यदि मैं सरल रेखी गति कराता हूं, तो उस वस्तु को सरल रेखी गति कराने के दौरान उसके वेग में जो परिवर्तन होता है ना, वो क्या कहलाता है बच्चे? त्वरण। वो क्या कहलाता है बच्चे? त्वरण। लेकिन यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, मान लो ये वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, तो यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है ना, तो इस स्थिति में कौन सा त्वरण काम करता है? गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान भी मैंने बताया होता, गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, और इस स्थिति में हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब बेटा देखो, ये जो बातें लिखी हैं, इन बातों को मैं लिखकर बताता हूं आपको। जैसा कि आप जानते हो कि गति का प्रथम समीकरण होता है v = u + at। यही होता है ना बच्चा, v = u + at। तो भाई साहब, v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण। तो यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसका त्वरण क्या लिया जाएगा? a की जगह g। तो इस समीकरण को लगाकर आप अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, समय को ज्ञात, त्वरण का मान तो नियत है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और समय का मान ज्ञात कर सकते हो। अच्छा देखो, हम थोड़ी सी चीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? g का मान 9.8 ना पुट कर हम कभी कभी 10 भी पुट कर देते हैं। आप लोग ऐसा करते होगे। उसके बाद जो आपको याद होगा दूसरा समीकरण क्या था बेटा? s = ut + 1/2 at²। यही था ना, जहां पर s का मतलब क्या था? विस्थापन। अब भैया वस्तु यहां से यहां तक गिरी है, तो ओहो, वस्तु यहां से यहां तक गिरी है, तो यदि वस्तु यहां से यहां तक गिरी है तो उसने जो विस्थापन तय करा वो तो उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे बच्चे? ये जो ऊंचाई है ना, विस्थापन है ना, उसको ऊंचाई की जगह रिप्लेस कर देंगे, और a तो क्या हो जाएगा? g। a क्या हो जाएगा बच्चे? g। a g क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पर जो रेखीय त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तित हो गया। अब मैं तीसरी इक्वेशन को डायरेक्टली लिख रहा हूं। तीसरी इक्वेशन क्या है? v² = u² + 2gs। v² = u² + 2gs। ठीक है, अब बेटा देखो, v² u² + 2gs। तो बेटा देखो, ये होते हैं रेखीय समीकरण। जब भी कोई वस्तु
रेखीय गति में होती है, एक दिशा में जाती है, तो इस स्थिति में हम ये लगा सकते हैं। और यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ मुक्त रूप से गिर रही है, अर्थात वो फ्री फॉल कर रही है, तो इस कंडीशन में v इज इक्वल टू यू प्लस वी जी टी लगा सकते हो। मैंने ए बोल दिया है ना, बाकी ज्यादा चिंता की बात नहीं, ये लिखे हुए हैं। दूसरा वाला ये लगा सकते हो, यहाँ पर स्मॉल एच है, यहाँ पर कैपिटल एच है, दोनों की वैल्यू एक ही है, ठीक है। ये भी हाइट है और ये भी हाइट है। तो यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, तो आप इन समीकरण का उपयोग कर कर इजीली न्यूमेरिकल्स, इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और अगले, जैसे कि अभी आप जानते हो कुछ दिनों बाद हम एनसीईआरटी इन वन शॉट करेंगे, तो उस एनसीईआरटी इन वन शॉट में हम सारी बातों को डिटेल के साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और बताओ बच्चों, सब बढ़िया? सब बढ़िया ना? मज़े में हो ना? मज़े में रहना भी बच्चे। दुख के तो हज़ारों कारण हैं, खुशी का एक कारण ढूंढना हमें पड़ता है, खुशी का एक एक कारण हमें ढूंढना पड़ता है, और वो कारण ही आपको हंसने, वो कारण ही आपके सारे गमों को भुलाने का मौका देता है। तो उस एक कारण की खोज करो, उस एक मौके की खोज करो, उस एक प्रॉब्लम की खोज, उस एक प्रॉब्लम को खोज कर उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए खुशी के कारण को ढूंढो, ठीक है बच्चे। बहुत ज़रूरी है खुश रहना, बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसा करो यार, कुछ ऐसा करो यार, माँ बाप के पैसों पे तो सभी गर्व करते हैं। मैंने भी अपनी पढ़ाई माँ बाप के पैसों से करी है, ठीक है। सभी माँ बाप के पैसों से गर्व करते हैं। कुछ ऐसा करो जिससे माँ बाप, इस दुनिया में आप अगर सक्सेस पर आते हो ना, आप परिवार के जो कुछ रिश्तेदार होते हैं उनको छोड़ दो, आपके मित्र उनको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अगर आप सक्सेस पर आते हो ना, अगर आप किसी अच्छे स्थान पर पहुंच जाते हो ना, तो इस संसार में सिर्फ दो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। इस संसार में सिर्फ दो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। वो दो लोग पता है कौन है? पहला माँ बाप, और दूसरा जो आपको पढ़ाता है, जो आपको उस मार्ग पर ले जाता है, वो है आपका शिक्षक। यदि आप किसी अच्छी स्थान पर पहुंच जाते हो ना, तो ये दो लोग हमेशा आपके लिए जो मेहनत करते थे ना, उस मेहनत के परिणाम को लेकर खुश होते हैं, ठीक है। तो मुझे खुश कर देना यार आप लोग, प्लीज प्लीज प्लीज। तो चलो शुरू करते हैं अगले टॉपिक को, ठीक है। अब बच्चे देखो, यहां पर मुक्त पतन जो दिया है, फ्री फॉल जो दिया है, फ्री फॉल से संबंधित कुछ बातें बोली गई हैं। पहली बात समझना, देखो ये सारी बातें आपको आती हैं, लेकिन मैं सिर्फ रिवाइज कराने के लिए आपको लाया हूं कि यदि कोई कम विराम से गति की अवस्था में जाता था, प्रारंभिक वेग, चलो ये थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी ग्रामर, ये कम नहीं आएगा। यदि कोई विराम से गति की अवस्था में आता है, अब भाइयों और बहनों मानना है, मैं ये बॉटल को पकड़ा हुआ हूं, आंसर दीजिए, ये गति में है या विराम में है? तो आप बोलोगे विराम में है। अब मैंने इसे छोड़ दिया, जैसे मैंने इसे छोड़ दिया ना, ये बॉटल क्या हो गई? गिर गई। मैं गिर गई, उसे उठा लूं, एक्सपेरिमेंट में मदद करेगी हमारी ये बॉटल। तो जैसे ही मैंने इस बॉटल को पकड़ा, और तो ये बॉटल को मैं पकड़ा हुआ हूं, क्या ये बॉटल गति में है? नहीं, ये बॉटल किस में है? विराम में। और यदि कोई वस्तु विराम में है तो उसका वेग कितना होगा? 0। तो यदि किसी वस्तु को मैं पहले होल्ड किया हूं, यदि कोई वस्तु प्रारंभ में विराम में है, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0 होगा। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि यदि कोई विराम से गति की अवस्था में आता है, मतलब ये विराम में, इसको छोड़ दिया, आप गति में आ गई। ये विराम में था, मतलब आराम कर रहा था, इसको छोड़ दिया तो गति में आ गई। यदि कोई विराम से गति की अवस्था में आता है तो प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। अब यदि कोई गतिमान कण, यहां पर गड़बड़ है, यदि कोई गतिमान कण विराम में आ जाए, किस में आ जाए बच्चे? विराम में आ जाए। अब बेटा देखना ध्यान से, अब भाई ये बॉटल चलती हुई आ रही है, ये मैंने रोक दिया, ये बॉटल चलती हुई आ रही है, ये रोक दिया। जब ये बॉटल चलती हुई आ रही थी तो उसके पास वेग था, लेकिन मैंने इसे रोक दिया, इसका वेग खत्म हो गया। तो यदि कोई वस्तु चलती हुई आ रही है, यदि कोई वस्तु गति में है और अचानक से वो रुक जाती है, यदि कोई वस्तु गति में है और वो अचानक से रुक जाती है ना, तो इस स्थिति में जो वेग होता है, उस वेग का मान कितना लिया जाता है? 0। अंतिम वेग का मान कितना लिया जाता है बच्चे? 0, क्योंकि पहले किसी वेग से चलती हुई आ रही थी, उसके बाद ये रुक गई, तो रुक गई तो उसका वेग समाप्त हो गया, ठीक है। आप लोग भागते भागते आते हो, अचानक से रुक जाते हो, तो आपका वेग 0 हो गया। ऐसे कर नहीं पाते हो, इनर्शिया, जड़त्व ऐसा करने नहीं देता है, ठीक है। अब बेटा देखो, यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी गई है, इस बॉटल को मैं नीचे से ऊपर फेंकूं, ये जा रही है, ये बॉटल नीचे से ऊपर जा रही है, ये बॉटल नीचे से जब ऊपर जा रही है ना, तो ये गुरुत्व के खिलाफ जा रही है, ये गुरुत्वाकर्षण का विरोध कर रही है। इस स्थिति में जो गुरुत्वाकर्षण है ना, उसका मान क्या लिखोगे आप? गुरुत्वाकर्षण त्वरण है ना, गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान लिखोगे -9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। उसके बाद या फिर हम थोड़ी सी सेटिंग करते हैं, लगभग -10 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर रखते हैं। यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही हो,
यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण ये होगा, और उसका विरोध में इसके अपोजिट, यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो इस स्थिति में जो गुरुत्वीय त्वरण होगा ना बच्चे, वो कितना होगा 9.8 मीटर। ये प्लस में होगा, नीचे से ऊपर जा रही है तो गुरुत्वाकर्षण का विरोध कर रही है, और ऊपर से नीचे आ रही है तो गुरुत्वाकर्षण के साथ आ रही है, बस यही फर्क है। ठीक है, और बेटा देखो थोड़ी सी चिटिंग कर लेते हैं हम लोग, कितना पुट कर देते हैं 10। अब बेटा देखो ध्यान से, एक बात आपने कभी ना कभी कार्टून्स देखे होंगे। कार्टून में होता क्या है, दो कार्टून कैरेक्टर की लड़ाई हो गई, और जब दो कार्टून कैरेक्टर की लड़ाई हो जाती है ना, तो एक कार्टून कैरेक्टर उड़ता हुआ ऊपर जाता है, उड़ता हुआ। जैसे कार्टून कैरेक्टर ऊपर गया ना, तो वो कार्टून कैरेक्टर जब ऊपर जाता है तो ऊपर से कहाँ आता है, नीचे। तो आपने ऐसा देखा होगा कि वो कार्टून कैरेक्टर ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद नीचे देखता है और कुछ देर के लिए रुकता है, कुछ देर के लिए रुक कर नीचे देखता है, उसके बाद गिरता है। पता है वहां पर एक फिजिक्स का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा हुआ था। वो होता है कॉन्सेप्ट क्या था कि यदि कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर जा रही है ना, तो ऊपर जाते जाते उसका गुरुत्वीय त्वरण नेगेटिव है, ऊपर जाते जाते उसका गुरुत्वीय त्वरण कम होता जाएगा, और एक स्थिति आएगी उसका वेग कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जहां पर वो रुक जाएगा। तो यदि किसी वस्तु को मैं अधिकतम ऊंचाई तक फेंकूंगा, मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ, ये देखो मैंने अधिकतम ऊंचाई तक फेंका, तो ये बहुत कम 1 सेकंड के काफी छोटे हिस्से के लिए रुकेगी। तो ये अधिकतम ऊंचाई पर, जब ये अधिकतम ऊंचाई पर आती है ना, तो अधिकतम ऊंचाई पर 1 सेकंड के काफी छोटे हिस्से के लिए रुकती है, 1 सेकंड के काफी छोटे हिस्से के लिए रुकती है। और तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना होता है, शून्य होता है। अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना होता है बच्चे, शून्य होता है। तो बेटा ये रहा, वेग कितना होगा अधिकतम ऊंचाई पर, शून्य होगा। या फिर यदि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसका अंतिम वेग कितना होगा बच्चे, शून्य होगा। और यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरे तो प्रारंभिक वेग, यार ये तो मैंने बताया ही था कि अगर किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका, ऊपर गई शून्य होगा, और नीचे से ऊपर से कहां आ रही है, नीचे, तो प्रारंभिक वेग, नीचे से ऊपर जा रही है तो अंतिम वेग, और ऊपर से नीचे आ रही है तो प्रारंभिक वेग शून्य हो जाएगा। ठीक है, इन बातों को याद रखना बच्चे। जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो इन सारी बातों का उपयोग हम करते हैं। अब बच्चे हम मूव करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और टॉपिक का नाम है, देख लूं मैं भी यार, नहीं तो गलत टॉपिक का नाम बोल दूं। टॉपिक का नाम है कैप्लर्स का नियम। क्या नाम है बच्चे, केपलर का नियम। अब केपलर का नियम क्या कहता है, अब बच्चे देखो मैं आपको कुछ बातें पहले बताता हूं, उन बातों का। पानी पी लूं यार, बॉटल बार बार देख रही है, अब पानी पी लेता हूं, बॉटल के साथ इतनी खेल कूद कर लिया। अब बेटा देखो क्या कहता है गुरुत्वाकर्षण का, केपलर नाम के वैज्ञानिक ने क्या क्या बातें बोली। अब पहले तो कुछ चीजें हम जानते हैं। आपको पता है सन क्या है। आपको एक बात बताओ तो सन क्या है, सन तारा है। सन क्या है बच्चे, तारा। ठीक है, तारा सिंह नहीं, वो वाला तारा सिंह मत समझना कि हेडपंप उखाड़ लेगा, वो वाला तारा सिंह नहीं, तारा है। सन क्या है, तारा। सन एक तारा है जिसमें से अनंत ऊष्मा, अनंत ऊर्जा निकल रही है, और इस ऊर्जा में इतनी ताकत है, इस ऊर्जा में इतनी पावर है, इस ऊर्जा में इतनी पावर है कि उस आसपास के जो पिंड है ना, उन सारे पिंड पर बल लगा रहा है, और इस बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक अभिकेंद्रीय और उपकेंद्रीय बल भी काम करता है, जिसके कारण कुछ प्लैनेट गोल गोल घूम रहा है, कुछ वस्तुएं गोल गोल घूम रही हैं, और जो वस्तुएं, जो पिंड, मैं उन्हें पिंड बोलना ज्यादा अच्छा कहूंगा, जो पिंड सन के चारों ओर घूम रहा है, जो पिंड सन के चारों ओर घूम रहा है, उन पिंड को कहा जाता है ग्रह। क्या कहा जाता है बच्चे, ग्रह। अंग्रेजी में कहते हैं प्लैनेट्स। क्या कहते हैं बच्चे, जैसे हमारी धरती जो है, हमारी जो पृथ्वी जो है, हमारी जो अर्थ जो है, वो एक प्लैनेट है। अब ये प्लैनेट क्यों है, क्योंकि ये सन के चारों ओर घूम रही है। हर वो पिंड जो सन के चारों ओर घूम रहा है, उसे क्या कहा जाता है बच्चे, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाँ सही कह रहे हैं। अब भाई साहब इस मोशन को समझाने के लिए, मतलब किसी भी प्लैनेट के मोशन को समझाने के लिए जो केपलर भैया थे, उन केपलर भैया ने 3 नियम दिए। कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। अब हम एक एक करके तीनों नियम को समझते हैं। अब हम केपलर का पहला नियम समझ रहे हैं। केपलर का पहला नियम क्या कहलाता है, केपलर का कक्षाओं का नियम क्या कहलाता है बच्चे। अब इस नियम को समझने से पहले आपको एक बात सीखना पड़ेगी। अब आप लोग जब छोटे बच्चे थे ना, तो आपसे ऐसा कहा जाता था कि जो है ना, सन जो है ना, सन मैं बहुत बड़ा डायग्राम बना रहा हूं। सन जो है ना, सन ये बीच में, सन कहाँ है बच्चे, बीच में। और हमारी अर्थ जो है ना, हमारी अर्थ जो है ना, हमारी अर्थ इस गोल गोल रास्ते पर, ऐसे गोल गोल रास्ते पर घूम रही है। आपसे ऐसा कहा जाता था ना कि भाई
सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रही है और उसका रास्ता कैसा है? गोल। आप स्कूल वगैरह में ही बताया जाता होगा कि उसका रास्ता कैसा, ऐसा गोल। और ये एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? इस एक चक्कर को पूरा करने में जितने दिन लगते हैं वो होता है हमारा 1 वर्ष, वह होता है हमारा 1 वर्ष। तो हमें ऐसा बताया जाता था कि पृथ्वी जो है ना सन के चारों ओर गोल रास्ते पर घूम रही है। ठीक है, अब भाई साहब कहानी थोड़ी सी परिवर्तित है, कहानी थोड़ी सी उल्टी है। ठीक है, अब बेटा देखो इस डायग्राम को मैं बना रहने देता हूँ, है ना, इस डायग्राम को बना। अब अच्छा जब रहती है बात गोले की तो उस गोले का केंद्र भी होता है, उस गोले का केंद्र भी होता है। तो जब पृथ्वी का जो मार्ग है वो गोल है तो फिर उसका एक केंद्र भी होगा, उसका एक केंद्र भी होगा। ठीक है, लेकिन जो भाई साहब थे, कौन से भाई साहब थे? केपलर भाई साहब। केपलर भाई साहब ने कहा, सुनना उनके शब्दों को सुनना, केपलर भाई साहब कहते हैं कि केपलर भाई साहब कहते हैं कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के पारित दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल पथ पर घूमता है। कैसा घूमता है बच्चे? एलिप्टिकल पथ पर। अब पहली बात यार हमें वृत्ताकार बताया गया था, ये दीर्घवृत्ताकार क्या होता है पहले उसे समझेंगे अपन, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो कुछ इस तरह का, यदि आप गोले को चपटा कर देते हो, यदि आप गोले को चपटा कर देते हो, गोले को ऐसा दबा देते हो, तो इस स्थिति में हमें बना हुआ जो आकार मिलता है उसे कहा जाता है दीर्घवृत्ताकार। यदि हम बात करते हैं सन की, यदि हम बात करते हैं सन की, ठीक, अभी सन के बारे में बताता हूं, पहले हम दीर्घवृत्त के बारे में समझ लेते हैं। अब भाई साहब जैसा कि आप देखो यहाँ पर ये जो गोला रास्ता है, जो गोल है, इस गोल के प्रत्येक बिंदु की, इस गोले के प्रत्येक बिंदु की केंद्र से दूरी समान होती है। आप जानते हो यदि हम गोले की बात करते हैं तो उसके प्रत्येक बिंदु से केंद्र से दूरी समान होती है। लेकिन जब हम दीर्घवृत्त की बात करते हैं ना, जब हम एलिप्टिकल की बात करते हैं ना, तो थोड़ी सी गड़बड़ है। पहली बात, अब दीर्घवृत्त में फोकस होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? फोकस। तो कितने फोकस होते हैं? एक फोकस यहां कहीं होता है और एक फोकस यहां कहीं होता है। तो फोकस फोकाई कहलाने लगते हैं। क्या कहलाने लगते हैं? फोकाई। जैसा कि यहां पर उपयोग करा होगा फोकस। ठीक है, तो फोकस दो फोकस मिलकर क्या कहलाने लगते हैं? फोकाई। अब बच्चे मान लो, बेटा समझना इसे, ठीक। अब हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी कुछ इस तरह के मार्ग पर घूम रही है। कैसे मार्ग पर घूम रही है? एलिप्टिकल मार्ग पर। कैसी घूम रही है? एलिप्टिकल मार्ग पर। ठीक है, तो मान लिया ये रही हमारी अर्थ। हमें बताया गया था कि अर्थ का रास्ता गोल है, लेकिन अर्थ का रास्ता गोल नहीं है। अर्थ का रास्ता ऐसा अंडाकार है। कैसा है बच्चे? अंडाकार। ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ आता है, इसे बोला जाता है दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, और उसमें एक बात और बताई गई, कि सन यहां पर है या फिर सन यहां पर है। ठीक है, तो यदि कोई भी प्लैनेट की हम बात करते हैं, यदि किसी भी ग्रह की हम बात करते हैं, तो वो ग्रह होता है ना दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमता है। कैसा घूमता है बच्चे? दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमता है। और सन जो है, 2 सन नहीं होते, इनमें से किसी एक फोकस पर होता है। अब यहां से एक बात बड़ी अच्छी क्लियर होती है। अब देखो पहले हम नियम को पढ़कर आते हैं, उसके बाद इस बात के बारे में बात करेंगे। अब ये नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के पारित दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, और सूर्य उस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर होता है, क्योंकि यहां पर 2 फोकस है ना, तो इसी वजह से किसी एक फोकस पर होता है। अब ये जो नियम है ना, ये नियम बताता है किसके बारे में बच्चे? कक्षाओं के बारे में, ग्रहों द्वारा चली गई कक्षाओं। अब ये कक्षा क्या होता है? कक्षा का मतलब हमेशा कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7 नहीं होता। जब भी कोई वस्तु गोल गोल मार्ग पर घूमती है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है, अरे इलेक्ट्रॉन भी तो गोल घूमता है। अरे आपने धागे से किसी पत्थर को गोल बांध के घुमाया होगा, तो वो भी तो गोल गोल घूमता है, तो उसी प्रकार से ये अर्थ है दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है। कैसी गति कर रही है? अच्छा, यदि आप 11th क्लास में होते तो फिर मैं बताता इस दूरी और इस दूरी का सम, यहां से इसको मिला दो, यहां से इसको मिला दो, हमेशा नियत रहता है। लेकिन बच्चे अभी हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं 9th क्लास में, और ये मैं पहले भी कह चाहूंगा 9th क्लास में आपकी खुशकिस्मती है और बदकिस्मती दोनों है कि इसके सिर्फ बेसिक्स हैं। 11th क्लास में डिटेल्ड है, 11th क्लास में सारी जानकारी, सारा ज्ञान यहां पर आपको मिलेगा। तो बच्चा देखो, तो ये जो पहला नियम हमें बताता है कि सन के चारों ओर कोई भी प्लैनेट दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, और सन मतलब सूर्य कहां पर है बच्चे? इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर। अब बेटा बात कुछ ऐसी है, सुनना ध्यान से, बात कुछ ऐसी है कि अगर किसी और गैलेक्सी की बात करें, अगर हम किसी और प्लैनेट की बात करें, अगर हम किसी और ग्रह की बात करें, तब भी ये नियम वैलिड है।
क्योंकि ये नियम पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड के लिए वैलिड है। ये नियम पूरे ब्रह्मांड के लिए वैलिड है। तो पहला नियम जो है ना, पहला नियम हमें बताता है कि इस कक्षा का आकार कैसा है। इस कक्षा का आकार अभी तक हम मानते थे गोल है, लेकिन अब याद रखना गोल नहीं है। अच्छा, एक बात और क्लियर होगी, पृथ्वी अगर यहां है और पृथ्वी अगर यहां है, तो पृथ्वी की यहां की दूरी और यहां की दूरी, अब देखो इससे एक बात क्लियर होती है कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी बदलती रहती है। क्लियर हो रही है ना, पृथ्वी की सूर्य से दूरी बदलती रहती है। अच्छा, अभी आप और आगे बढ़ोगे तो हमें यह भी पता जाएगा कि ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है। वो वक्त आने पर 11वीं क्लास में पढ़ोगे ना, तो ये गोल गोल घूम रही है, इसी के साथ साथ आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, आगे भी। अब ये कहाँ जा रहा है, इनको पता होगा कहाँ जा रहा है ये, ठीक है। तो बच्चे याद रखना है, पहला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम मूव करते हैं दूसरे नियम की तरफ, ठीक है। अब दूसरा नियम जो कहलाता है, इसे बोला जाता है क्षेत्रफल का नियम। क्या बोला जाता है बच्चे? केपलर का क्षेत्रफल का नियम। अब इसे फिर से मैं आपको डिटेल के साथ समझाता हूं। देखो, सबसे पहले तो मैं वही एलिप्टिकल पाथ बना लूं, तो ये बना लिया भाई साहब मैंने एलिप्टिकल पाथ। नीला रंग शायद देख नहीं रहा हो, तो मैं ऑरेंज रंग लगा देता हूं। तो मैंने लगा दिया एलिप्टिकल पाथ। अब एलिप्टिकल पाथ है मतलब दीर्घवृत्ताकार पाथ है, तो एक फोकस पर सन होगा। ये रहा भाई साहब फोकस पर सन। अब भाई साहब फोकस पर सन है, तो हमारी पृथ्वी यहां कहीं होगी। मतलब हम इमेजिन, हो सकता है यहां यहां कहीं भी हो जाए, मैं थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर रहा हूं यहां पर। अब बेटा फील करना कि जो पृथ्वी है एक चक्कर लगाती है कितने दिन में? 365 दिन में, और 6 घंटे और भी लग जाते हैं उसे। तो पृथ्वी एक चक्कर लगाती है सन के चारों ओर, वो कहते हैं उसे 365 दिन। कितने दिन में लगाती है बच्चे? 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। सुनना ध्यान से। अब पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर लगा रही है। अब पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर लगा रही है। बस ये बात उनके दिमाग में आ गई। किसके दिमाग में आ गई? केपलर के। अब वो क्या कहते हैं, अब 365 दिन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अब देखना सुनना ध्यान से। मान लो पृथ्वी यहां से घूमती घूमती यहां पर आ जाती है, यहां से घूमती घूमती यहां पर आ जाती है। अब फोकस, सन क्या है? फोकस से एक रेखा यहां मिला दी, फोकस से एक रेखा यहां मिला दी बच्चे, ठीक है। तो अब ये एक लाइन और एक लाइन इसको यहां मिला दी। तो बेटा देखो, मान लो यहां से लेकर यहां तक आने में 30 दिन लगे। कितने दिन लगे बच्चे? 30 दिन लगे, ठीक है। तो बच्चे पृथ्वी ए बिंदु से बी बिंदु तक, मैं दूसरा कलर उपयोग कर लेता हूं, ठीक है। कहां से कहां तक? ए बिंदु से बी बिंदु तक आने में 30 दिन का समय लगाती है, ठीक है। अब बेटा देखो, ये सूर्य से पृथ्वी के केंद्र को मिलाने वाली लाइन, ठीक है। तो बच्चे इसे यहां पर क्या बोला गया है? इसे बोला गया है कि सूर्य से, देखो किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ठीक है। डायरेक्टली से यही बोला गया। अब बेटा देखो, जो पृथ्वी है उस पृथ्वी को यहां से लेकर यहां तक आने में 30 दिन लगे। अब पृथ्वी 30 दिन बाद यहां आ गई। शुरू यहां से करा था, अब 30 दिन बाद। अब भाई साहब 30 दिन बाद यहां आ गई। अब भाई साहब 30 दिन बाद यहां आ गई। तो ये लो सूर्य से मिलाने वाली रेखा बना दी, और बिंदु क्या बना दिए बच्चे? सी। अब केपलर का दूसरा नियम क्या कहता है? केपलर का दूसरा नियम कहता है कि ए से लेकर बी तक आने में कितने दिन लगे थे? 30 दिन। और ये जो एरिया, इन दोनों लाइंस के बीच का जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल मैं 1 मिनट के लिए नाम दे देता हूं S1। 1 मिनट के लिए क्या नाम दे दिया बच्चे इसका? S1। 1 मिनट के लिए क्या नाम दे दिया बच्चे इसका? S1, ठीक है। तो बच्चे देखो, बी से लेकर सी तक आने में ये लो भाई इतना एरिया कवर करा। अब बी से लेकर सी तक आने में जो एरिया कवर करा, इसको क्या नाम दे दिया बच्चे? S2। इसको क्या नाम दे दिया बच्चे? S2। तो नियम कहता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में, समान समय अंतराल में जो सूर्य के सापेक्ष, सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली जो लाइन होती है, उसके सापेक्ष जो क्षेत्रफल कवर करा है ना, अर्थात S1, ये वाला S1 नाम दे दूं मैं, ये वाला S2 नाम दे दूं, तो S1 बराबर होगा S2 के। शर्त इतनी है, क्या शर्त है बच्चे? शर्त इतनी है कि भैया क्या बराबर होना चाहिए? टाइम बराबर होना चाहिए। यदि टाइम बराबर नहीं है, यदि समय बराबर नहीं है, तो क्षेत्रफल भी बराबर नहीं होगा। तो केपलर का द्वितीय नियम कहता है कि सूर्य से मिलाने वाली ग्रह को एक लाइन होती है, ये लाइन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। अच्छा, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। अब देखो, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है, इससे क्या पता चलता है कि सन से लेकर अर्थ तक की जो दूरी है ना, वो दूरी परिवर्तित होती रहती है, नियत नहीं है ना। अभी थोड़े टाइम पहले पृथ्वी से हमारे भारत ने एक आदित्य L1 नाम का पॉइंट छोड़ा हुआ है, आदित्य L1 नाम का सन की तरफ भेजा हुआ है। वो भी कुछ विज्ञान के, केपलर के नियम को, गुरुत्वाकर्षण के नियम को फॉलो करते हुए भेजा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे।
तीसरे नियम की तरफ, ठीक है। अब बेटा तीसरा नियम जो कहलाता है इसे लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? लॉ ऑफ पीरियड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? लॉ ऑफ पीरियड। हिंदी में बोलें तो इसे परिक्रमण काल का नियम भी कहा जाता है। इसे परिक्रमण काल का नियम क्यों कहेंगे? अरे क्योंकि ये पृथ्वी मतलब किसी भी सूर्य के, किसी भी तारे के चारों ओर घूमने वाले ग्रह के परिक्रमण काल को बताता है, इसलिए परिक्रमण काल को बताता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चे? परिक्रमण काल का नियम। पहले अपन नियम समझेंगे, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे। मान लो वही पुरानी बातें कि भाई साहब ये दीर्घवृत्ताकार मार्ग है, इस दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर ये रही हमारे सन की उपस्थिति। अब सन की उपस्थिति यहां है, तो भाई साहब ये पृथ्वी है। अब बेटा देखो, पृथ्वी यहाँ आएगी तो दूरी कम होगी, पृथ्वी आएगी तो दूरी और कम होगी, पृथ्वी यहाँ आएगी तो दूरी और कम होगी, यहाँ आएगी तो और परिवर्तित होगी, यहाँ आएगी तो परिवर्तित होगी, यहाँ आएगी तो परिवर्तित। मतलब इनके बीच की जो दूरी है ना, वो दूरी समय समय के सापेक्ष बदलती रहती है। समय समय के सापेक्ष होती जाती है बच्चे, बदलती रहती है। लेकिन पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में समय नियत लगता है। कितना लगता है? 365 दिन 6 घंटे। अराउंड हम 365 दिन में नया साल मना डालते हैं, और जो 6 घंटे होते हैं ना, उनको 4 बार मिलाकर एक लीप ईयर बना देते हैं। 365 दिन और एक 366वां दिन आ जाता है 4 साल में, ठीक है। क्योंकि भाई साहब पृथ्वी को 6 घंटे ज्यादा लगते हैं चक्कर लगाने में, ठीक है। अब बेटा देखो, अब एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा उसे बोला जाता है परिक्रमण काल, अर्थात टी। ये लिखा हुआ है बच्चे मैंने, टी, ठीक है। अब ये परिक्रमण काल का जो वर्ग होगा, बेटा देखना, इस पृथ्वी से सूर्य को मिलाने वाली ये जो लाइन होगी ना, देखो आपकी बुक में इतनी डेप्थ में दिया नहीं है, और ये अभी आपको इतनी डेप्थ में पढ़ना भी नहीं है मैं आपको, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूं। तो बेटा पूरी जानकारी आपको बता देता हूं। 11th क्लास में आप पढ़ोगे दोबारा, तब आप मुझे याद करोगे कि सर ये सब बताया था, ठीक है। अब बेटा देखो, अब ये जो रेखा है, अब ये जो लाइन है ना, इस लाइन की जो दूरी है वो परिवर्तित होती जाती है ना। इस लाइन का आकार, मतलब जो सूर्य से लेकर ग्रह के बीच, सूर्य से लेकर अर्थ के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी थोड़ी परिवर्तित होती जाती है। अब क्या करें साहब, इसके बीच की दूरी हम क्या माने? तो हम इस स्थिति में इसके बीच की दूरी का मान निकालते हैं, इसके बीच की दूरी का मध्य मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चे? मध्य मान निकालते हैं। तो इनके बीच की दूरी अर्थात ए नाम दे दो, आप चाहो तो इसे आर भी नाम दे सकते हो। क्या नाम दे सकते हो? आर। तो ये कहता है नियम। अब हम नियम पढ़ेंगे। अब नियम क्या कहता है बेटा? नियम कहता है कि भाई साहब सूर्य के पारित किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग, क्या कहता है? सूर्य के पारित किसी भी जो ग्रह घूम रहा है उसके परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तृतीय घात के। अर्थात ये जो लिखा हुआ है ना तृतीय घात, इसका क्यूब करेंगे तो इसके अनुक्रमानुपाती होगा, इसके समानुपाती होगा। माना किसी यहाँ पर और सूत्रों को बार किसी ग्रह का परिक्रमण काल टी है और इसकी जो दीर्घरेखा से दूरी है ए है, तो इस स्थिति में जो नियम होगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यूब हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा। तो ये है आपके लिए केपलर के नियम। अब जो केपलर का तृतीय नियम है ना, इस तृतीय नियम ने न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को बनाने में, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पे डिस्कवरी करने में बहुत मदद करी थी। न्यूटन साहब को इस नियम से बहुत मदद मिली थी बेटा, बहुत ज़्यादा। चलिए आगे, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी बेटा। अब यहाँ पर फर्स्ट लॉ को मैंने शॉर्ट में एलिप्टिकल पाथ है, सेकेंड लॉ को इक्वल एरियन ने सेम टाइम S1 S2, और थर्ड जो होता है पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल एम क्यूब सेम फॉर ऑल प्लैनेट, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में आपके लिए लिख कर लाया हूं बेटा, ठीक है। इसके बाद कुछ कॉन्सिक्वेंस है, कुछ बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है। पहली बात, ग्रह पर एक बल कार्य करता है जिसके कारण उसकी सूर्य की तरफ दिशा होती है। अब बेटा देखो ध्यान से, मैंने ये बात आपको बताई है कि ये जो ग्रह है ना, ये हमारी जो ग्रह है अर्थ है, और अर्थ और सूर्य के बीच एक बल कार्य कर रहा है, और इस बल को क्या नाम दिया? इस बल को नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। इस संसार में हर पिंड के बीच कुछ ना कुछ बल आरोपित हो रहा है, और इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब बेटा देखो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में। दूसरा, अब बेटा यह बल, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के क्रमानुपाती होता है, है ना, व्यत क्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल 1/r², अर्थात दूरी बढ़ेगी तो बल का मान दुगना कम हो जाएगा। तीसरा कहता है यह बल ग्रह के द्रव्यमान के अनुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे ग्रह का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बल का मान बढ़ता जाएगा बच्चे।
तो ये आज की क्लास के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें थी। इन इंटरेस्टिंग बातों को जिंदगी भर याद रखना बेटा। हो सकता है आप लोगों में से कोई इसरो में पहुंच जाए, ठीक है, और इसरो में पहुंच जाए तो शायद मुझे याद रखे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आज के जो टॉपिक्स थे ना बड़े मजेदार थे, बड़े अच्छे थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स करेंगे। तब तक के लिए खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, बढ़ते रहो, जीते रहो, जिंदगी पढ़ते रहो। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि हम बहुत सारी चीजें, ज्ञानवर्धक चीजें बहुत जल्दी पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय मेरे बच्चों, बाय बाय बाय।